अपने देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन वंदन करते हुए आपके हमारे हम सबके आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज का नमन करता हूं। साथ ही संविधान सभा के उन सारे राष्ट्र नायकों को नमन करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर सा विधान बनाकर हमारे लिए हमको परोस कर दिया ताकि हम समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में बंधे रहे। आज मंच पे मंचासीन सम्राट अशोक क्लब के सबसे वयोवृद्ध इस धरती के अभिभावक गार्जियन माननीय ललन सर, उनका मैं नमन वंदन करते हुए आज हम सब के बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हम सबके गार्जियन, अभिभावक और पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरेंद्र सर, जिनका बड़ा ही सानिध्य मिलता है टाइम टू टाइम हम लोग को, और ख़ास करके ये बहुजन तबका को न्यायालय के क्षेत्र में आपका सानिध्य मिलता है, इसलिए आपका विशेष रूप से सम्राट अशोक क्लब आभार प्रकट करता है कि आप हमारे विनती पे आज इस कैमूर की पावन माटी पे इस लिच्छवी भवन में उपस्थित हुए हैं और आपके मुख से सुन के सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता और गदगद हो गए जब यहाँ आकर आपने कहा कि आज यह संविधान दिवस है, संविधान दिवस है और यह संविधान दिवस हम लिच्छवी भवन में मनाएंगे, क्योंकि वो लिच्छवी भवन, वो लिच्छवी गणराज्य जो लोकतंत्र की पहला नींव रखती थी। ये आपने जब अपनी मुख से ये बात बोली तो मैं बड़ा आह्लादित हुआ कि इतिहास के इस पन्ने को आपने यहां रखा कि वह लिच्छवी गणराज्य जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। अभी के पूर्व वक्ता सबने बताया 2300 साल पहले की घटना, संविधान की घटना, कि संविधान लिखा कैसे गया, कहां से आया। मैं भी उससे कुछ इतर नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे से भी विद्वान जन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबने कहा, लेकिन बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूंगा। सदन में उपस्थित एक ऐसा कौम जिसको अभी सब कोई, जो भी लोग यहाँ आए, आह्वान कर रहे थे, उनके ओज का, उनके तेजस्वी का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, और शायद मैं भी, आप भी उसी ग्रह कहें तो गर्भगृह, उस सृजन के बीज हैं, तो उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। सदन में उपस्थित हमारे इस तरफ संपूर्ण मातृशक्ति को मेरा सादर नमोबुद्धाय नमन वंदन। सर ने एक बात बोली कि भाई भारतीय संविधान मनसा वाचा कर्मणा से मूर्त रूप में पहुंचेगा, और ये पहुंचा कौन सकती हैं, तो यही पहुंचा सकती है। लेकिन ये बात उनसे भली भांति कौन नहीं जानता होगा कि वो कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इनकी तरफ से एक रेहाना रूही की बातें हैं वो रखना चाहता हूं कि अब आपको आह्वान और उनको जो है मोटिवेट और बहुत ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी वो माँ जिसने हम सबको ऊर्जा दिया है 9 महीने, उसके बाद हम और आप यहाँ आए, उसको कौन ऊर्जा देगा, उसको कौन ऊर्जा देगा। लेकिन कालांतर में यही संविधान, यही विधान, संविधान का तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, यही विधान, आखिर संविधान की जरूरत क्या थी, सम और विधान। तो विधान तो कौन ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके पास अपना विधान नहीं है, नियम कानून नहीं है।
चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सबके पास अपना विधान है। लेकिन शायद वो विधान हमारे उस ऊर्जा के स्रोत को वो शक्ति नहीं दे पाया जो आज हम संविधान के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि इनको वो शक्ति दी जाए। क्या ऐसी चूक हो गई? इसका मतलब उस विधान में वो ताकत नहीं थी कि हम जिस कोख में 9 महीने रहे उसको जो है सम्मान और आदर मिल सके। यही उस विधान की विसंगति थी। और आजाद भारत के संविधान कहें या मौर्य डायनेस्टी, मौर्य कालीन का वो संविधान कहें जिसमें हमारे इस मातृशक्ति को प्रेम, सम्मान और आदर मिलता था। लेकिन अब उसका आह्वान मैं इस तरीके से कहूंगा अपने बहनों के लिए, या वो बोलेंगे कि दिल के बहलाने का अब मुझको सामान न समझा जाए। अब मेरी माँ और बहन कहती है कि दिल के बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ और इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। इसलिए अब इनको हम इतना कमजोर नहीं समझे। लेकिन कहीं न कहीं बहरहाल आखिर कुछ तो हुआ है कि आज उस भारतीय संविधान में, जैसा सर ने कहा कि आज हमें हक और हुकूमत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि भाई हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए। ये विसंगतियां आई थी, इसको समझना होगा। आखिर अमेंडमेंट संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। तो फिर से हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान की बारी आई, तो यह देश पहले भी चल रहा था, लेकिन विधान से चल रहा था। सारे अपने अपने धर्म थे। और जब संविधान की बात आई तो जितने भी संविधान निर्माता थे वो जब बैठे इस देश को चलाने के लिए, एक विधान बनाने के लिए, तो सबके मन में, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया था कि 299 लोग थे, सबके मन में सिर्फ कोई खाका नहीं था। लिटरली मैं बोलूं, कोई खाका नहीं था। सबके मन में सिर्फ एक ही खाका था और एक ही शब्द था। वो था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं क्योंकि जज साहब है, वेलफेयर स्टेट्स की स्थापना करना। सिर्फ एक ही मन में, सबके मन में यही बात थी कि वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, देश, राष्ट्र की स्थापना हम करेंगे जब हमारा देश आजाद होगा। सिर्फ एक शब्द था। और लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट्स के लिए जब हुआ कि तो भाई कैसे बनाया जाए, तो कहीं नहीं कहीं बात आई कि आखिर कहीं तो होगा। तो ये तो बाद का प्रोसेस है कि भाई कहीं से हम उठा के ले आए नीति निर्देशक तक, तो आयरलैंड से, तो कनाडा से। पहले तो इस मिट्टी को ही पढ़ा जाए, और जब इस मिट्टी, इसके इतिहास को पढ़ा गया तो पता चला रे ये सारा का सारा विधान, संविधान तो यही है। और वो मौर्य साम्राज्य को जब पढ़े तो उनको लगा कि आधा से अधिक सब तो यही है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहें तो पाली में था, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहें, धाराओं के माध्यम से सारे देश में कहीं न कहीं उस समय से ऑलरेडी जा चुका था। लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं संविधान लिखने वाले, हमारे संविधान निर्माता ने जो बातें लिखी उसको एकदम आसान तरीके से अभी के जितने भी वक्ता ने बताया। मैं चूंकि ये जो विचार विमर्श है, रियली में सर ये होना चाहिए था सच में यूनिवर्सिटीज में। ये जो आज हम लोग यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं, या सम्राट अशोक क्लब जो गांव-गांव, पंचायत स्तर तक, छोटे स्तर पे आप जो मना रहे हैं और संविधान दिवस, संविधान पर चर्चा करते हैं,
रियली में ये व्हाइट कॉलर्स जितने भी संस्थान थे, उनमें आज के दिन इसको विचार विमर्श में लाना था। ये उनकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हम इसको आज कहां चर्चा में ला रहे हैं। इसको एक पर्टिकुलर सिलेबस बना दिया गया कि भाई जो लॉ करेगा, एलएलबी करेगा, जो पॉलिटिकल साइंस लेगा, वही इस चीज को पढ़ेगा और बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। तो बाकी लोग जब नहीं पढ़ेंगे, संविधान के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर कैसे संविधान से प्रेम करेंगे, कैसे उस पर चलेंगे। एक बड़ा सा शब्द रहता है सर के यहाँ, अभी भी हम आ रहे थे तो आपका लिखा हुआ था कैमूर, जो आपका कोर्ट है, नया बना बिल्डिंग बना हुआ है, उस पर आप लोग जाइएगा, देखिएगा लिखा हुआ व्यवहार न्यायालय। क्या लिखा हुआ है? व्यवहार न्यायालय। शायद सब जगह कोर्ट को सर यही कहते हैं, व्यवहार न्यायालय। तो व्यवहार करते किसको है? मतलब बिहेव, बर्ताव, संस्कार, आचार विचार। इसका मतलब इस देश में सारे व्यवहारहीन व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उनको सिखाया जाता होगा उस व्यवहार न्यायालय में लेना। तभी तो उसका नाम बना है व्यवहार न्यायालय। और शायद यही व्यवहार, यही शील समाधि आचरण शायद मौर्य साम्राज्य में या जितने भी हमारे ऋषि महर्षि इष्ट मुनि, वो हमारे परिवार को संस्कार सिखाते थे व्यवहार। यानी कि संविधान ऑलरेडी बाय बर्थ हमको मिल जाता है, आज हमारे तक इजीली आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम व्यवहार न्यायालय में जाते हैं और माननीय के माध्यम से उसको हम सीखते हैं। यही तो हो रहा व्यवहार न्यायालय में। लेकिन फिर से बात आती है कि जब बाबा साहब या बाकी के संविधान सभा के सदस्यों ने जब निर्माण किया होगा, तो उसको आप संविधान क्या है उसको इस तरीके से समझें। जब आज तो भाई व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक है, अभी भी एसएमएस का जमाना है, इंस्टाग्राम है। एक जमाना था जब हमारे दादा या पिताजी से ऊपर का एरा ले लीजिए, तो लोग चिट्ठी लिखा करते थे। संविधान को समझने के लिए हमें उन चिट्ठियों को समझना होगा। और जब चिट्ठी लिखते थे, चाहे वो एक प्रेमी अपने प्रेयसी को लिखे, एक माँ अपने बेटे को लिखे, एक बेटा अपने पिता को लिखे, एक पिता अपने पोते को लिखे, चिट्ठियों का प्रचलन था। और याद कीजिए, वैसे ही जैसे संविधान का वो किताब है, संविधान के जो पन्ने हैं, उसी तरीके से वो चिट्ठियां होती थी। एक पन्ना होता था, एक लीफ होता था। लेकिन जब वो चिट्ठियों पे वो लिखते थे और वो चिट्ठी जब हमारे घर में आती, डाकिया देकर जाता, तो चाहे वो प्रेमिका हो या पिता के द्वारा लिखा गया पुत्री को, पुत्र को पत्र हो, तो कभी कभी आप महसूस किए होंगे, ये आपके साथ भी घटना घटी होगी कि जब कभी हम उस पत्र को पढ़ते थे, आज भी, तो उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है? वर्ण ही तो होंगे, अक्षर ही तो होंगे, शब्द होंगे, वाक्य होंगे, एक सेंटेंस होगा, एक पूरा पैराग्राफ होगा चिट्ठी में, 2 पेज होंगे, क ख ग अ आ ई उ यही से मिलके बने होंगे। लेकिन क्या होता होगा कि जब हम चिट्ठियों को पढ़ते होंगे, तो एक पत्नी अपने पति की चिट्ठी या एक प्रेमिका अपने प्रेमी या पिता पुत्र का चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो आंसू, उसकी आंख से आंसू गिरने लगते थे। जरा गौर कीजिए, एक लिखा हुआ वाक्य ही तो है, कुछ उसमें शब्द ही तो होंगे, और उस प्रेमिका की आंखों से नीर आंसू बहने लगते थे। इसका मतलब कि वह प्रेमिका या वह पिता का लिखा हुआ पुत्र को पत्र, वह मात्र शब्द भर नहीं होंगे, जिसने लिखने वाले ने शब्द नहीं, शब्द के रूप में अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को उस पर लिख दिया होगा। और अपनी भावना, संवेदना, प्रेम, श्रद्धा को जब शब्दों में उकेरा होगा, तो जब वह व्यक्ति पढ़ रहा होगा जिसको चिट्ठी भेजा गया, तो जिस भाव से वो लिखा होगा, जिस संवेदना से लिखने वाले ने लिखा होगा,
उसी संवेदना और भावना के साथ जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे। यानी लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाली की भावना दोनों जब मैच करेगी तब जाके लिखने का रियल में तात्पर्य और उद्देशिका जिसको अभी आप हम लोगों को दिए हैं वो सफल माना जाएगा, वही परिपूर्ण माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कालांतर में, हमारे संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा पत्र तो लिखा अपने देश के बेटों के नाम, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम बेटे अपने लिखने वाले उस पिता की भावनाओं को शायद समझ न पाए और कहीं न कहीं हम पदच्युत हो गए। इसलिए लिखने वाले की भावनाओं को समझना होगा। इसको इस तरीके से आज यहां उपस्थित नहीं है, चूंकि आते भी हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर सज्जनानंद मौर्य सर, इसलिए वो बात, क्योंकि सर ने एक बात रखी थी कि संविधान बना तो जरूर लेकिन उसमें बहुत सी विसंगतियां थी, तो उस पे सर की एक बात आती है और शायद आज इस सदन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य अतिथि भी उपस्थित हैं। क्योंकि उस कानून के साथ ये दिन रात गुजारे हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य क्षण गुजारे हैं, जिस संविधान की चर्चा हम लोग यहाँ आज कर रहे हैं। तो बात वही आती है, फिर से मैं उस पंखे वाले की चर्चा किए बिना नहीं रह सकता। सर गौर करेंगे, एक राजा था और उसके राज में एक पंखा बेचने वाला आ गया, और जब पंखा बेचता था तो कहता था पंखे ले लो, पंखे ले लो, बहुत मजबूत और टिकाऊ पंखे, 100 साल चलने वाले पंखे। अब जो लोग सुनते वो हंसते, मजाक उड़ाते कि कहीं पंखा 100 साल तक चलता है, वो भी वो तार का पत्ता वाला, बांस वाला। बोलते ही तो पक्का झूठ बोल रहा है। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा ने कहा बुलाओ उसको दरबार में, इतना बड़ा झूठ मेरे राज्य में। उसने बोला ये पंखे ले लो, पंखे ले लो। बोला राजा, बोले भाई 100 साल चलेगा? बोला हाँ हुजूर 100 साल चलेगा ये पंखा। बोले अगर टूट गया तो तीसरे दिन तुम्हारा जान हम ले लेंगे, मिट्टी में तुमको जिंदा गाड़ देंगे। बोलते एकदम हुजूर, भागोगे तो नहीं? नहीं। राजा ने पंखा ले लिया, वो पंखे वाले बेच दिया कि 100 साल चलेगा, और वो चला गया। अगले 3 दिन क्या 24 घंटे के अंदर ही वो पंखा टूट गया। उन्होंने बोला भाई पंखे वाले को बुलाओ। पंखा वाला शहर से बाहर नहीं गया था, दूसरे दिन उसको पकड़ के राजमहल में लाया गया, और जब लाया गया तो बोला कि भाई तुम्हारा पंखा, तुम तो बोला था 100 साल चलेगा और तुम्हारा पंखा तो टूट गया। बोला सर हो कैसे सकता है कि मेरा पंखा टूट जाए? ये फुल गारंटी थी कि ये 100 साल चलेगा। 100 क्या 200 साल तक चलता, शायद कहीं आपसे गलती हुई हो। बोले नहीं, तुम धोखेबाज, तुमने झूठ बोला, ये पंखा 100 साल चलने लायक तो था ही नहीं। फिर बोला सर हुजूर मुझे पंखा को दिखाइए। बोला ये देखो पंखा तुम्हारा टूटा हुआ, एकदम तार तार हो गया। फिर पूछा हुजूर पंखा तो आपने खरीद लिया, लेकिन पंखा कैसे झलना है ये तो पूछा ही नहीं था। महाराज पंखा तो आपने खरीदा मुझसे, लेकिन पंखा कैसे चलाना है, झलना है ये तो हमसे पूछा ही नहीं था। तो महाराज ने कहा अरे हाँ ये तो गलती हो गई थी, अब महसूस हुई, ठीक है कोई बात नहीं, अभी और पंखे हैं, चलाने की विधि बता दो कि पंखा चलाना कैसे है कि 100 साल 200 साल तक पंखा चले। बोले पंखा आप चला कैसे रहे थे, पहले वो तो बताइए। बोले हम ऐसे पंखा को ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोले सर यही तो गलती हुई महाराज, एक्चुअली इसको चलाने का नियम वो नहीं था, पंखे को सीधे रख के अपना सर हिलाना। आपने पंखे को ही हिला दिया। परिवर्तन अपने आप में करनी थी उस पंखे के अकॉर्डिंग। जितनी धाराएं, जितने संविधान में हमारी भावनाएं लिखी थी हमारे महानायकों ने,
उसके अनुसार आचरणशील कैरेक्टर, चरित्र अपने आप में बदलना था और हमने उसको नहीं बदला, अब संविधान को ही बदलने चले। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, पत्र में हो सकता है स्कूल को हर्षव न दीर्घव लिख दिया हो, लेकिन उनकी भावनाएं कभी गंदी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर स्टेट का सपना देखा था, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना देखा था, इसलिए वो गलत कभी नहीं हो सकते। और आज जो भी विसंगतियां आई हैं, सिर्फ हमको पंखा झलने नहीं आए, ये टोटल की टोटल व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि न्याय चरित्र का मामला है, जिसको कहते हैं जुडिशियरी कैरेक्टर। कहीं ना कहीं झलने वालों का चरित्र ही गड़बड़ हो गया, या जिस चीज को पढ़े उसके अकॉर्डिंग न बोल पाए। शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पे ज्यादा नहीं बोल पाऊं। क्यों बोलूं भाई? हमारा वो फील्ड नहीं रहा, हमारा वो विचार नहीं रहा, हमने उसको पढ़ा नहीं है कॉलेजों में, उस पर अध्ययन नहीं किया है। अब तो उसके बाह्य आवरण को ही समझ सकते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से, अभी भी आप देखिए फेसबुक यूट्यूब पे है, मतलब अगर कोई व्यक्ति तबला बजाना जानता है और उसको आप सारंगी दे दें, ढोलक वाले को हारमोनियम दे दे, क्या करेगा उसका हारमोनियम का आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं इस देश में यही हो जा रहा है। कभी कभी एक जगह तो इसी तरह संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल डे था, हरियाणा के जस्टिस थे, अभी भी यूट्यूब पे देखिएगा है। बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो संविधान सभा और राष्ट्रीय प्रतीक जो आज आप यात्रा के माध्यम से निकाले हैं, उन पे पत्रकार ने सर चर्चा किया और पूछ दिया कि हमारा मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है? बोले हाँ है। सोचिए हरियाणा को हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, बोले है राष्ट्रीय पक्षी है? बोले है। क्यों है? उन्होंने बोला चूंकि भाई अब जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार से न पूछे तो और पत्रकार किससे पूछे कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मोर को क्यों रखा गया। सबके पीछे कारण है, क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने रखा है भाई। तो जज साहब ने कहा कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक मोर को इसलिए बनाया गया है कि मोर सदा ब्रह्मचारी होता है। अभी भी है, देखेंगे आप यूट्यूब पर, मोर सदा ब्रह्मचारी होता है। बोलता है ब्रह्मचारी होने का मतलब मोर, तो फिर बोलते हैं अगर मोर सदा ब्रह्मचारी है तो यहाँ हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, अगर मोर सदा ब्रह्मचारी है तो उसका जनरेशन फिर बढ़ता कैसे है, उसकी संख्या बढ़ती कैसे है भाई, उसका वंश वृद्धि कैसे होता है। तो आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन जज साहब ने कहा कि एक्चुअली मोर जो आंसू गिराता है उसको मोरनी चुग लेती है और चुगने के बाद वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, और इस तरीके से मोरनी जो है अपने वंश का वृद्धि करती है। अब बताइए ये क्या बात है? सब तो गणमान्य लोग बैठे, बताइए एक तबला वाले से तुमने सरंगी दे दिया और सरंगी वाले को दे दिया हारमोनियम, हो गया। अब पत्रकार ने अनायास ही पूछ लिया था, आर्टिकल वगैरह पूछता, ये है इस देश में, किसी कतार किसी के साथ आप जोड़ दे रहे हैं। निकालिए कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मोर को क्यों लिया गया। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब यहीं रखी हुई है, कहीं है ऐसा कोई बात लिखा हुआ? तो इस देश में ये सारी घटनाएं चल रही है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है खत्म होने के कगार पर। और ये जो न्याय चरित्र है, जुडिशियरी कैरेक्टर, कहीं ना कहीं वो जो है लोप हो रहा है, डिफिशियंसी उसमें आ रही है। चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी का देखिए, कहीं भी इन्वेस्ट करिए, जब तक समता समानता बंधुत्व की बात नहीं आएगी, वेलफेयर स्टेट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सर ने
पूर्व के वक्ता ने कहा कि भाई समुचित न्याय मिलना चाहिए, समुचित समानता मिलना चाहिए। अभी बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है आरक्षण का, जातीय सर्वे हो गया है, आरक्षण का मुद्दा छिड़ा हुआ है। आरक्षण बस इतना सा, इतना बड़ा बात, इसको कहां लेकर जा रहे हैं? वेलफेयर स्टेट की रचना करने वालों ने बस यही कहा कि भाई घर में अगर आपको 4 बच्चे हैं और एक बच्चा बीमार है तो घर में 1 किलो अगर सेव लाते हैं तो सेव लाते ही 1 किलो में 4 सेव बड़ा बड़ा चढ़ता है। और जब आप घर में लाते हैं सेव को, एप्पल को, तो लाते हैं क्या चारों सेव चारों बच्चों को बांट देते हैं कि वो चारों सेव 4 दिन के लिए रिजर्व रखते हैं उस बीमार बच्चे के लिए? खुद से कल्पना कीजिए, एक ही पिता जिसके 4 पुत्र हैं और एक पुत्र बीमार है तो वो 4 सेव लाता है, तो परिवार वाले सब लोग ध्यान रखते हैं कि डेली 1-1 सेव बीमार व्यक्ति को देना है ताकि वह बाकी के 3 भाइयों के समान सदृश मजबूत और स्वस्थ हो जाए। आरक्षण का तो बस इतना ही सा मतलब है। फिर जब वो स्वस्थ हो जाएगा, फिर भविष्य में कोई बीमार पड़ेगा तो सेव इसी तरीके से लाया और काट के उसको खिलाया जाएगा। यह है आरक्षण का फलसफा। लेकिन इन सारी बातों के अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अभी तक सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, आप हम सब मिलके ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन माननीय वरीय अधिवक्ता हरेंद्र सर की बातों को भी अक्षरशः हमको पालन करना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा, हम मन से तो तैयार हो गए हैं, वचन से भी तैयार हो गए हैं, लेकिन कर्म से अभी थोड़ी कमी है। पूछे कैसे? जिस दिन हमारी ये आदि शक्ति मातृशक्ति एक एक घर से सम्राट अशोक क्लब यह आह्वान करे, ये संकल्प ले कि प्रत्येक घर से हम एक LLB ग्रेजुएट महिला पैदा कर रहे हैं। आगे से हमारी माँ बहन अगर पढ़ेगी तो जब कुछ नहीं पढ़ेगी तो एक LLB में एडमिशन ले लिया। बहुत से कॉलेज अभी हैं, मेरे संज्ञान में भी है, उसमें एडमिशन दिलवा दीजिए। जैसे B.Ed की है वैसी LLB कर ले। और हर चट्टी चौराहे, अभी जज साहब कुछ दिन सेशन चला रहे थे सरपंच की ट्रेनिंग की भारत सरकार ने। सोचिए जब जनप्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं तब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं तो कहता हूं वो शिक्षा में, प्रस्तावना में एक सिलेबस ही डाल दो जुडिशियरी वाला, 6ठे क्लास से लेकर 10वें क्लास तक, जिसका अनुमंडल पदाधिकारी अभी बखान कर रहे थे, भाग 3 का डाल दीजिए, वही वो मैंडेटरी कर दीजिए। जैसे इंग्लिश मैंडेटरी करते हैं वैसे लॉ का पेपर मैंडेटरी कर दीजिए। ये तो भारत सरकार और बिहार सरकार को बस करने भर का दे रहा है। जैसे दूसरे देशों में किसी भी नागरिक के लिए सेना का ट्रेनिंग लेना 3 साल 2 साल 6 महीने सेना में रहना मैंडेटरी होता है, वैसी विद्यालय में लॉ को मैंडेटरी बना दीजिए, फिर देखिए अपने आप में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए बस वही मैं कहूंगा कि उसको करुणा में उतारने की जरूरत है। और पहले से डेफिनेटली चेंजेस आए हैं और परिवर्तन आएगा भी। इस तरीके से जब हम गांव गलियों से निकल के इस तरीके के विचार विमर्श में शामिल होंगे और यह संकल्प लीजिए, यहाँ जो भी माँ बहन बैठी हुई है, जो अभिभावक गण उपस्थित हैं इस हॉल में, यह संकल्प लीजिए यहाँ से जाने के बाद कि आपके गांव में जब कोई शादी विवाह बारात आता है, डीजे बजता है, तो आप और आपके बच्चे जरूर निकल के कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा, और रात में अगर नर्तकी का डांस हो तो हम समझते हैं 6 घंटा या रात भर जाड़े में बैठ के आप देख लेते हैं। लेकिन आज यहाँ से एक संकल्प लीजिए, इस तरीके की संविधान सभा या कोई भी भारत की राष्ट्रीयता राष्ट्रभक्ति से या इस तरीके का कोई भी वैचारिक गोष्ठी हो तो आप पूरे परिवार के साथ उसमें शामिल होने का आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए। भले आप डांस देखिए या न देखिए, जिस दिन ये करने लगेंगे उस दिन आपके घर में, आपके पूरे परिवार में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन जिस क्षण आप इससे भागते रहेंगे, इसको सिर्फ एक कार्यक्रम, एक आयोजन समझेंगे, तब तक परिवर्तन होने का
अब उम्मीद भी मत रखिए। अभी सारे लोग यहाँ बोल रहे थे कि भाई ये बहुत महान दिन है, जब दशहरा है, दिवाली है, ईद है, होली है, हमको वो पर्व लगता है। लेकिन अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, यहाँ भी होगा अभी अगले साल, तो उसको टीवी पे बैनर, आप ही का टैक्स से दिया हुआ पैसा सरकार करोड़ों खर्च करती है सबको आपस में ये बताने में कि लोकतंत्र एक महापर्व है। लोकतंत्र एक महापर्व है और उस पर्व की अनुभूति आप ही को नहीं है। और अगर लोकतंत्र महापर्व है तो यह बात जान लीजिए, लोकतंत्र अगर महापर्व है तो 26 नवंबर वह पूजन दिन है, पूजन दिन। और इसी पूजन के लिए आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। हमारे गणमान्य अतिथि ने भारतीय संविधान उस पुस्तक का हमने पुष्पार्चन किया और उसको नमन वंदन किया। इसलिए क्योंकि बहुत देर से आप यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बात कहूंगा कि इन्हीं खामोशियों के बीच से एक शोर आएगा। इन्हीं खामोशियों के बीच से एक शोर आएगा और अभी तो उनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने तमाम कार्यकर्ता, सम्राट अशोक क्लब के जांबाज क्रांतिकारी साथी, जिनकी बदौलत जो ध्वजवाहक हैं, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा को बरकरार रखने के लिए भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति का यह देश फिर से अखंड भारत बने और इस तरीके का अखंड भारत महोत्सव पूरे भारत में मनाने के लिए जो तत्पर हैं, उन सारे क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। और अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको एक बार फिर से जय भारत, सजग भारत, श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत, जय भारत।